नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में द्रविड़ियन राजनीति जो है वो पिछले 55 साल से चल रही है और अब 5 साल जो है डीएमके की सरकार चलेगी, 60 साल हो जाएंगे। 60 साल का समय जो है बहुत लंबा समय होता है। विचारधारा के रूप में द्रविड़ियन जो आंदोलन था वो कब का समाप्त हो चुका है। चाहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके हो या ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईडीएमके हो, दोनों पार्टियां अपनी मूल विचारधारा को कब का पीछे छोड़ चुकी हैं। वो जो 3 मुख्य बिंदु थे आंदोलन के, एक जाति विरोध से उनका मतलब सिर्फ ब्राह्मण विरोध से था। दूसरा एथीज़म, अनीश्वरवाद, मतलब ईश्वर में यकीन नहीं करते, नास्तिक है। और तीसरा था भाषा को लेकर जो उनका सपना था, जो विचार था, वो तो शुरू में ही ख़त्म हो गया। उनका इरादा था कि चारों जो दक्षिण के राज्य हैं, अब तो 5-6 हो गए हैं, उन सब की जो है को मिलाकर एक भाषा बनाई जाए। वैसा हुआ नहीं, सब भाषा के आधार पर राज्य बन गए। अब उस आंदोलन की जो मूल आत्मा थी वो किसी द्रविड़ियन पार्टी में नहीं रह गई है, एक बात। और इसको खड़ा किया गया राजनीतिक रूप से विरोध के रूप में, जो है लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को मुद्दा बनाया, उसको आधार बनाकर, उसको हथियार बनाकर। बल्कि और उसको हथियार बनाने के लिए दूसरा तरीका चुना गया, हिंदी विरोध मतलब तमिल भाषा का वर्चस्व। उनको लगा कि इससे तमिल भाषा का गौरव, उसका वर्चस्व और उसकी सुरक्षा, ये सब कुछ होता है अगर हम हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी का विरोध करने का मतलब था कि हम जो नॉर्थ इंडियन पार्टीज़ हैं उनका विरोध करते हैं। उनके विरोध का मतलब जो केंद्र में सरकार बनती है जिनकी, उनका विरोध करते हैं। तो ये जो विरोध का क्रम बढ़ता गया, वो टूटा कब? जब इन पार्टियों ने केंद्रीय पार्टियों या राष्ट्रीय पार्टियों से कहें, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर साझा सरकार बनाई। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। तो एआईडीएमके हो चाहे डीएमके, दोनों कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, सत्ता में सहभागी रह चुके हैं। तो वो जो स्वरूप था, मूल स्वरूप था द्रविड़ आंदोलन का, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन क्यों चल रहा था इसके बावजूद? उसकी वजह थी दोनों पार्टियों के नेताओं की लोकप्रियता। एआईएडीएमके की नेता जयललिता की लोकप्रियता उनकी पार्टी को चला रही थी। उसी तरह से डीएमके के नेता करुणानिधि की लोकप्रियता उनकी पार्टी को चला रही थी। दोनों नेताओं की लोकप्रियता, उनका जो वेलफेयरिज्म है, जो कैश बांटने से लेकर जो है मुफ्त दूसरे सामान, गिफ्ट इस तरह का देना, जाति और करप्शन, इन सब ने मिलकर, इन दोनों पार्टियों में इनमें कोई बड़ा ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इस मामले में दोनों पार्टियां लगभग एक तरह की थी। तो इसलिए आपस का कंपटीशन ऐसा था कि उसमें कोई तीसरी पार्टी उभर ही नहीं पाती थी। जो छोटी छोटी पार्टियां बनी, मजबूरन उनको इसके साथ या उसके साथ गठबंधन करना पड़ता। अभी तक राजनीति ऐसे ही चल रही थी। बदलाव आया है, ये दोनों लोकप्रिय नेता अब इस दुनिया में नहीं है। जयललिता की एआईएडीएमके और करुणानिधि की डीएमके में फ़र्क अब क्या रह गया है? फ़र्क, जो एआईएडीएमके जो आपको कमज़ोर दिखाई देती है, डीएमके ताकतवर और सत्ता में आई है, उसका फ़र्क ये है कि जयललिता ने अपने जीवित रहते अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी तय नहीं किया, उसको ग्रूम नहीं किया। करुणानिधि ने ये समझदारी दिखाई कि अपने जीवित रहते, मुख्यमंत्री रहते हुए भी या सत्ता से बाहर रहते हुए भी, अपने बेटे एमके स्टालिन को पहले ही अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी का पूरा संगठन स्टालिन के हाथ में आ गया। स्टालिन ने संगठन को बनाया, बिगाड़ा, जो भी कहिए आप, मजबूत किया, वो सब कुछ किया स्टालिन ने। करुणानिधि के जाते ही स्टालिन अपने आप डीएमके के जो है स्वाभाविक नेता बन गए। कोई विवाद नहीं हुआ जो एआईएडीएमके में आप देख रहे हैं।
तो इसलिए एआईएडीएमके की जो ये हालत है वो डीएमके की नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ये डीएमके की, इस परिवार की आखिरी पीढ़ी है। ये परिवारवाद इस पार्टी पर इस कदर हावी हो चुका है कि पूरे तमिलनाडु में डीएमके में 44 परिवार हैं जो पार्टी पर, सरकार पर हावी हैं, और उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है अब आने को तैयार है। कहीं दूसरी कहीं तीसरी पीढ़ी आ चुकी है या आने वाली है। तो ऐसे में परिवारवाद के खिलाफ देश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं तो लोगों की नज़र में सिर्फ एक परिवार आता है ज़्यादातर, वो है गांधी परिवार। लोगों को लगता है कांग्रेस पर हमला है। फिर जिन राज्यों में उत्तर भारत के चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में हुआ तो जो है मुलायम सिंह यादव का परिवार, या बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव का परिवार, इसकी बात आती है। लेकिन उनकी नज़र पूरे देश पर है। उनको मालूम है कि तमिलनाडु के लोग धीरे धीरे इस परिवारवादी भ्रष्टाचारी व्यवस्था से ऊब रहे हैं। सवाल ये है कि उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। विकल्प कौन सुझाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोनों पार्टियों ने पहले, अब एआईएडीएमके जो है साथ है बीजेपी के, तो इसलिए वो कम, लेकिन उसमें भी ऐसे नेता हैं। और डीएमके खुले तौर पर उनको हिंदू और हिंदी पार्टी बताती है। वो हिंदी समर्थक और तमिल विरोधी। जैसे ही हिंदी समर्थक कहते हैं ये मान लिया जाता है कि तमिल विरोधी हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भाषा को लादने या किसी क्षेत्रीय भाषा को दबाने की कोशिश नहीं की है, कम से कम पिछले 8 सालों में। आए उससे पहले भी, जब 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसकी केंद्र में सरकार थी, तब भी। तो इसलिए ये जो मुद्दा है डीएमके का, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं देश में, देश से बाहर, आप देखिए श्रीलंका में क्या हालत है। देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है, दिवालियेपन की कगार पर है। भारत सरकार यहाँ से डीजल भेज रही है। डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। 40,000 टन चावल भेजा है। इसके अलावा इससे पहले $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पहले दे चुकी है भारत सरकार। श्रीलंका के जो तमिल हैं और तमिलनाडु के लोग, उनमें एक बॉन्डिंग है, एक संबंध है। ये हमने पूरा जो एलटीटी का जो आंदोलन था उस दौरान देखा है। तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं हमेशा जो है श्रीलंका के तमिलों का मुद्दा उठाती हैं। तो भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार श्रीलंका के इतिहास के शायद सबसे बड़े, या कम से कम पिछले 60, 70, 80 सालों के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट श्रीलंका के सामने आया है, एक तरह से देश के रूप में अस्तित्व का जो संकट दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में दुनिया में अकेला भारत है जो श्रीलंका के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का, उनकी राजनीति का, रणनीतिक जो है उनकी नीति है उसका, इस सब का इजहार है। और ये बता रहा है कि भारत की स्थिति कैसे आसपास के देशों से बहुत अच्छी है, इसलिए कि 8 साल से यहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने मुफ्त की राजनीति से परहेज़ किया, जिसने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखा। उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं और श्रीलंका से उसका संबंध थोड़ा सा जुड़ता है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले दिनों में बदलाव आएगा, इसके संकेत मिलना शुरू हुए हैं। अभी जो अर्बन सिविक बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया है, लेकिन जो पार्टी जिसका लगभग अस्तित्व ना हो, एआईएडीएमके से जिसका अलायंस था, नॉमिनेशंस के आखिरी दिन से एक दिन पहले तोड़ दिया संबंध, उसके बाद चुनाव लड़ी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस लिहाज से। उसके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। ये अभी जुलाई 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से उसके बाद फिर अध्यक्ष बन गए। और उनको लेकर जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार, मुख्यमंत्री हमलावर हैं अन्नामलाई पर,
उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपना असर दिखा रही है, अपने अस्तित्व का एहसास करा रही है। लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा के मानहानि के मुकदमे दायर हो चुके हैं अन्नामलाई पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से सवाल पूछे कुछ। उसके विरोध में अलग अलग लोगों ने इतने सारे मुकदमे दायर किए। दूसरी बात, जिस तरह से अब आप देखिए तमिलनाडु जैसे स्टेट में बीजेपी का कौन अध्यक्ष है, देश में बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन संसद में कांग्रेस पार्टी का सांसद खड़ा होके सवाल उठा रहा है के अन्नामलाई पर, तो इससे आप समझिए कि कहीं तो वो किसी को कोच रहे हैं, खरोच रहे हैं, किसी को तो किसी का कोना दबा रहे हैं, तो कुछ असर तो उनका हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह से डीएमके से लड़ाई मोल ले रहे हैं, सीधा हेड ऑन जो है जिसको कहते हैं, वो स्थिति जो उन्होंने ला दी है कि डीएमके को बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, बीजेपी के उठाए मुद्दों पर रिएक्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा जो घटनाएं हो रही हैं उनसे भी अंदाज़ा लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है चेन्नई में, उस पर पेट्रोल बम से 3 बार हमले हो चुके हैं। उसकी जांच की मांग की जा रही है, बीजेपी उसकी जो है मांग कर रही है कि एनआईए से जांच हो, इसमें बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अब उसके बाद जिस तरह से हमले हो रहे हैं के अन्नामलाई पर, जो बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, डीएमके सरकार के और उसके अलावा उनसे जुड़े लोगों के, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं के अन्नामलाई को, अभी केंद्र सरकार ने 2-3 दिन पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मुहैया कराई है, जिसमें सीआरपीएफ के कम से कम 4 हथियारबंद लोग 24 घंटे उनको सुरक्षा देंगे। तो ये स्थिति तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की कभी नहीं आई। और के अन्नामलाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह संगठन खड़ा कर रहे हैं, वो एक परिवर्तन का संकेत है। और दूसरा, जिस तरह के झगड़े अन्ना द्रमुक में बढ़ रहे हैं, शशिकला की वापसी की बातें हो रही हैं, शशिकला फैक्शन के फिर से हावी होने की बातें हो रही हैं, उनको आना है कि नहीं आना, इसको लेकर जो अभी जो अन्ना द्रमुक का धड़ा है उसमें मतभेद है। इन सब को देखते हुए ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में अन्ना द्रमुक का ग्राफ नीचे गिरने वाला है। तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी के अलावा कोई मैदान में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस डीएमके के साथ है। डीएमके जितना चाहेगी कांग्रेस उतना ही बढ़ पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। और डीएमके को अब लग रहा है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें दी थी वो ज़्यादा दे दी थी। मुझे नहीं लगता 2024 में उतनी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, क्योंकि इस बार भी जो उनकी सीटें कम की विधानसभा में, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा कांग्रेस का। इस सब को देखते हुए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने, उसके विस्तार की संभावना बढ़ रही है। तो ये बात किसी पार्टी की है इसलिए नहीं कह रहा हूँ। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की संभावना बढ़ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ने का मतलब है तमिलनाडु जिसको पिछले 55 साल से देश की मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश होती रही, वो मुख्य धारा में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी की एक्सेप्टेंस इस बात का है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो देश की मुख्य धारा है, उससे तमिलनाडु के लोगों को जुड़ने में अब कोई परहेज नहीं है। ये संकेत है। बीजेपी वहाँ सीटें जीत जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम वोट मिलेंगे, ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो मेरा मतलब नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का मतलब है कि एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि तमिलनाडु के मतदाताओं की सोच बदल रही है। वो जो द्रविडियन आंदोलन और द्रविडियन राजनीति के मोह पाश में वो बंधे हुए थे, उस मोह पाश के बंधन ढीले हो रहे हैं और वो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ढीले पड़ने वाले हैं। अगर रजनीकांत
बीमार ना होते और उनका और बीजेपी का अलायंस हो गया होता तो ये प्रक्रिया शायद और तेज़ हो गई होती। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील तमिलनाडु में लगातार बढ़ती जा रही है। वो कितना वोट में कन्वर्ट होगी वो बाद की बात है, लेकिन उनकी अपील बढ़ना, फिर कह रहा हूँ, इस बात की एक्सेप्टेंस है कि तमिलनाडु के मतदाता का मिजाज बदल रहा है। वो पुनर्विचार कर रहा है। जो राजनीति राज्य में पिछले 55 साल से चल रही है उस पर चलता रहे या उससे अलग कोई विकल्प भी उसको देखना चाहिए। इसकी तैयारी तमिलनाडु में नज़र आ रही है। अब इसमें कितना समय लगेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी का प्रयास कितना तेज़ है, बीजेपी के नेताओं की मेहनत कितनी है, उनकी एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ती है और उसके अलावा लोग कितनी जल्दी बदलाव के लिए तैयार होते हैं। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए 2 साल और विधानसभा चुनाव के लिए 4 साल का समय है। इतना समय किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं होता। वो संकेत जिस तरह से इनरोड बनाया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, क्या उस तरह की स्थिति तमिलनाडु में 22 और 24 में आ सकती है? अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी लग रही है। ये निर्भर करेगा कि अन्ना द्रमुक कितनी तेज़ी से नीचे जाती है। अन्ना द्रमुक जितनी तेज़ी से नीचे जाएगी उतनी तेज़ी से बीजेपी के बढ़ने की संभावना है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे डीएमके और मजबूत हो जाए। ये भी एक उसका पक्ष है। लेकिन इस दूसरा पक्ष ये भी है कि अन्ना द्रमुक के कमज़ोर होने का, क्योंकि विकल्प के रूप में कोई वैक्यूम तो रह नहीं सकता, तो उसको भरने के लिए बीजेपी तैयार खड़ी है। तो अब कितनी जगह खाली करती है अन्ना द्रमुक, ये देखने की बात होगी। इसी पर निर्भर करेगा कि 24 और 26 का नतीजा क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।